नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ज्ञान विदासीस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय हम वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहे हैं और हम सभी में एक आशंकाओं का घर बनता जा रहा है। किंतु हम सभी स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि इन आशंकाओं को अपने मन में से हटाते हुए हम नए विकास की तरफ और आशावादी बनते हुए अपनी जो एजुकेशन है उसे कंटिन्यू रखें। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से आगामी राजस्व विभाग की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी उत्तर प्रदेश रेखपाल के 5200 पदों पे जो भर्ती होनी है, उसी क्रम में कई स्टूडेंट्स की मांग पे ग्रामीण विकास एवं परिवेश की कक्षाएं आज से आपके अपने परिवार ज्ञान विद आशीष चैनल पे स्टार्ट हो रही हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप सभी वीडियो को पेशेंस के साथ देखें। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप इस वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताएं। और हाँ, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि यहाँ पे पूरा सिलेबस विद आपको डिटेल्ड कवर कराया जाएगा, आपका एक भी पॉइंट। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ग्रामीण विकास एवं परिवेश से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें आप 25 से 25 क्वेश्चन इसी नोट्स से आएंगे। तो आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखिए। और हाँ, ये सीरीज़ तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब कम से कम इसमें 100 व्यू आएंगे वीडियो पे। तो आपको ये करना है कि अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि आप कहेंगे तो इसकी PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। किंतु मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने हाथ से PDF अपने हाथ से अपनी कॉपी पे नोट करते हुए जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहले हम आज जानेंगे ग्राम के विषय में। तो ग्राम क्या है दोस्तों? आपको पता है कि ग्राम एक छोटा भौगोलिक क्षेत्रफल होता है। जो नगर होते हैं उनकी अगर हम देखें उनकी तुलना में तो एक छोटा एरिया होता है जहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है वो प्राथमिक रूप से कृषि कार्यों में संलग्न होती है। और दोस्तों, आपको ये पता है कि कृषि कार्यों में सिर्फ कृषि ही नहीं आता। कृषि कार्यों के अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, कीट पालन, बागवानी आदि चीज़ें आती हैं। मत्स्य पालन वगैरह, मुर्गी पालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं। आज हम ग्राम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे आप वीडियो को देखेंगे आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होता हुआ जाएगा और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो दोस्तों, जो ग्राम शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रमाण हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ग्राम शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ये ऋग्वेद में हुआ था। और ऋग्वेद में ग्राम शब्द का 13 बार प्रयोग हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके आधार पर क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विश शब्द का प्रयोग, जो कि ग्राम के लिए विश शब्द का प्रयोग होता है, वो 170 बार। और ऐसे ही जन शब्द का प्रयोग हुआ है 275 बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों, एक साथ पॉइंट ये है कि आपका ऋग्वेद में राज्य और राष्ट्र, इन दो शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। कौन से शब्द हैं? राज्य और राष्ट्र। और दोस्तों, भारत में गांव की 6 लाख से अधिक, भारत में जो गांव की संख्या है वो 6 लाख से अधिक है। और यहाँ पे गांव में भारत की 70% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। 70% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी क्रम में कहा जाता है कि भारत गाँव का देश है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक दो फैक्ट की। फैक्ट ये है कि एशिया का सबसे साफ गाँव कौन सा है? एशिया का सबसे क्लीन गाँव है, ये देखिए, मैरेनांग, जो कि मेघालय में है, सबसे साफ गांव है। और भारत का फर्स्ट स्मार्ट व डिजिटल गांव है अकोदरा, जो कि गुजरात में है। तो ये चीज़ें आप नोट करते हुए जाइए कॉपी पे। और दोस्तों, जो भारत का फर्स्ट स्मार्ट गांव है वहाँ की जनसंख्या लगभग 1200 है। स्मार्ट कहने का मतलब यह है यहाँ पे सभी जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सभी अपने फ़ोन से पेटीएम यूज़ करते हैं, और यानी कि सभी डिजिटल काम होते हैं। और दोस्तों, अब गांव में अधिकतर संयुक्त परिवार रहते हैं। चीज़ आपको पता है। कई परिवारों को जब आपस में कई परिवार इकट्ठा हो जाते हैं तो उससे गांव और यह ग्रामीण समाज होता है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि है।
ये तो आपको पता है कि गांव की मुख्य जनसंख्या का साधन कृषि ही है। अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या हैं। आकारीय विशेषताएं, यानी गांव गांव के आकार के हिसाब से उनकी विशेषताएं देखेंगे। कुछ गांव छोटे होते हैं तो कुछ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। गांव की आर्थिक विशेषताएं देखेंगे, उनकी इनकम का मुख्य साधन क्या होता है। गांव की सांस्कृतिक विशेषताएं देखेंगे और उनका रहन सहन, खान पान और वो क्या कार्य करते हैं, ये सब के विषय में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है कि जब कई परिवार एक साथ आते हैं तो गांव बनता है। कई परिवार जब एक साथ आते हैं तो गांव बनता है। कई गांव एक साथ तहसील बनता है और कई तहसील के साथ आने से डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के साथ आने से मंडल बनता है। मंडल किससे आपका स्टेट बन जाता है। जब कई स्टेट एक साथ आते हैं देश बन जाता है। तो ये चीज़ आपको क्रम ये याद रखना है। और दोस्तों जे हेराल्ड साहब ने गाँवों का वर्गीकरण किया है दो भागों में। जे हेराल्ड साहब ने गाँव को दो भागों में बांटा है। एक है आपका अस्थायी कृषक ग्राम और दूसरा है स्थायी कृषक ग्राम। दो भागों में बांटा है। दोस्तों अब ये अस्थायी कृषक ग्राम क्या होते हैं। दोस्तों कई ऐसे गांव हैं जहां पे कृषि की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो वहां पे व्यक्ति जब कृषि के काम नहीं होते हैं तो कुछ इनकम हेतु दूसरे शहरों में, आसपास के शहरों में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। तो ऐसे गांव को अस्थायी कृषक ग्राम कहते हैं। और स्थायी कृषक ग्राम जिन गाँव की कृषि काफ़ी उन्नत पे है, तो उन गाँव के व्यक्ति अपने गाँव में रह के अपनी कृषि करते हैं, तो ऐसे गाँव को स्थायी कृषक ग्राम कहते हैं। ये वर्गीकरण किसने किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये किया है जे हेराल्ड साहब ने। जो ब्रैकेट में दिया है इसे आप सही मानिए, जे हेराल्ड साहब ने इसका वर्गीकरण किया है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों गांव और शहर में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ आपको देखनी है। दोस्तों नगर में 32% जनसंख्या निवास करती है। नगर में 32% जनसंख्या निवास करती है, जबकि शहरों में आपकी 68% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गांव और शहर में कई डिफरेंस हैं। वहाँ पे कई विषमताएं पाई जाती हैं। जैसे कि शहरों में एजुकेशन की ज़्यादा सुविधाएं हैं, संचार की सुविधा है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा हैं, यहाँ की जीवन शैली उच्च है, यहाँ पे पूरी तरह से डिजिटलाइकरण हो चुका है और यहाँ पे आपका जागरूकता अधिक है, परिवहन के साधन अधिक हैं, शिक्षा अधिक है और रोजगार की संभावना यहाँ पे अधिक है। गांव में इन सब की कमी है। तो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि गांव और शहर में समावेशन स्थापित हो सके। समावेशन का मीनिंग ये होती है कि साथ साथ में दोनों को विकास हो सके, साथ मतलब कि गांव शहर से पीछे ना रह सके। और ये समावेशन कब होगा, समावेशन हेतु कई योजनाएं गवर्नमेंट ने बनाई हैं और समावेशन हेतु हमें योजनाओं की, साधन की, संसाधन की और संस्थाओं की आवश्यकता होती है। हम समावेशन रूप से विकसित नहीं हैं, बल्कि समावेशी विकास प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भी समावेशी रूप से विकसित नहीं है। आप देखिए गांव शहरों से कितना पीछे हैं, किंतु हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और समावेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप इसका नोट्स वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं और अगर आप मेरा कहना मानिए तो नोट्स आप बनाते जाइए। और हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा था कि परिवार से आपका गांव बनता है, गांव से ब्लॉक बनता है और ब्लॉक से तहसील बनती है, तहसील से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से मंडल बनते हैं, मंडल से आपका देश बन जाता है। तो ये देखिए। और दोस्तों संघात्मक ढांचा क्या है। दोस्तों भारत में संघीय शासन है, संघात्मक ढांचा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई उद्देश्य होता है तो उस उद्देश्य निर्धारित करता है केंद्र गवर्नमेंट और उसका क्रियान्वयन करता है राज्य गवर्नमेंट। अभी आपने देखा होगा कि जो अनिवार्य शिक्षा है ये केंद्र गवर्नमेंट का एक उद्देश्य है, किंतु उसकी पूर्ति कौन करता है, उसकी पूर्ति कर रही है अपना स्टेट गवर्नमेंट। तो यही होता है संघात्मक ढांचा। इसके विषय में आपको याद रखना है। अगर कोई पूछे कि भारत में संघीय शासन है, इसका तात्पर्य क्या है, तो संघीय शासन मीन्स आपका केंद्र बनाएगा उद्देश्य, किंतु उसका क्रियान्वयन करेगा आपका स्टेट। तो ये होता है संघीय ढांचा। दोस्तों अच्छा, अब समावेशन हेतु भारत में कई संस्थाएं हैं, जिसमें कि प्रशासनिक संस्थाएं हैं, स्थानीय स्वशासन है और सामुदायिक विकास की संस्थाएं हैं। ठीक है, उनके आधार पे
ग्रामीण रोजगार प्राप्त कराने की सुविधा, भूमि सुविधा सुधार कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, आदर्श ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण समावेशन को को प्रयास प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन योजनाओं के विषय में मैं आगे आपको बताऊंगा, पूरा इसके विषय में डिस्कस करूंगा। अभी आप इनके नाम याद रखिए। नाम क्या क्या बताया मैंने? ग्रामीण रोजगार योजना, भूमि सुधार कार्यक्रम, पंचवर्षीय योजनाएं, आदर्श ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इनके विषय में आप ध्यान रखिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, अब आप राजस्व विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्व विभाग के विषय में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों राजस्व विभाग की एक शाखा है राजस्व शाखा। कौन सी शाखा है? राजस्व शाखा। और इसके राजस्व शाखा में भी 5 विभाग बांटे गए हैं। राजस्व शाखा में 5 विभाग बांटे गए हैं, जिसमें कि आपका है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद है आपका, चकबंदी आयुक्त होता है, राहत आयुक्त होता है, भूमि अध्यापति निदेशक होता है और प्रमुख जिला गजेटियर होता है। ये 5 होते हैं, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, भूमि अध्यापति निदेशक और प्रमुख जिला गजेटियर। तो इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। ये राजस्व शाखा का जो 5 शाखाएं हैं राजस्व शाखा की, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अब आप स्टार्ट हो रहे हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम राजस्व परिषद के विषय में। और राजस्व परिषद क्या है? मैंने आपको बताया कि राजस्व शाखा की एक शाखा है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद के विषय में हम बात करेंगे। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है आपका प्रयागराज में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? प्रयागराज में है। और राजस्व जो कोर्ट होते हैं उनका शीर्ष न्यायालय होता है राजस्व का। और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। जो राजस्व परिषद के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति आपकी राज्य गवर्नमेंट करती है। और इसके जो निर्णय उच्च न्यायालय की भांति सभी राजस्व न्यायालयों के बाध्यकारी होते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 में, मैंने आपको बताया। किंतु 1948 में इसका डिवाइडेशन 2 भागों में हुआ। 1948 में ये 2 भागों में डिवाइड हुआ। इसका जो प्रशासनिक हेड ऑफिस था ये लखनऊ में बनाया गया और जो न्यायिक कार्य थे ये प्रयागराज में होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और यह चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए। वैसे भी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं इसके कार्य हैं भू अभिलेखों का रख रखाव, भूमि देखरेख, पैमाइशी विवरण तैयार करना। और जो न्यायिक कार्य हैं इसमें क्या क्या अधिकार हैं इसके? अपीलीय अधिकार, निगरानी का अधिकार, पुनर्वलोकन का अधिकार, राजस्व वादों का फैसला आदि इसके अधिकार हैं। और दोस्तों राजस्व जो प्रशासनिक कार्य हैं इसमें कौन कौन से अधिकारी आते हैं? आपका डीएम आता है, एडीएम आता है, एसडीएम आता है, तहसीलदार आता है, उसके बाद नायब तहसीलदार, कानूनगो, रेखपाल, अमीन। आप यहाँ पे रेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके विषय में आपको ध्यान रखना है। और इधर देखते हैं ये इसके कार्य दिए गए हैं। दोस्तों आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और इन्हें याद एक बार दिमाग में आपके रिवाइज करते रहिए बीच बीच में। इसके कार्य क्या हैं? जैसे भू के जो अभिलेख हैं भूमि के उनका रख रखाव, कृषि भूमि में संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना, आंकड़ों की गणना और प्रकाशन, कृषि एवं पशुपालन, बाढ़, सूखा, कमी, आपदा के समय सरकार के अंग के रूप में कार्य करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पहुंचाना, भूमि संरक्षण, भूमिहीनों को भूमि पहुंचाना। आपको पता होगा कि पट्टा के माध्यम से जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि भी दी जाती है। ये चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत निम्न में से कौन विभाग नहीं आता है? ऑप्शन है चकबंदी आयुक्त, संपादक जिला गजेटियर, राहत आयुक्त, महालेखाकार संभाग। अभी मैंने आपको बताया था कि चकबंदी आयुक्त, संपादक जिला गजेटियर और राहत आयुक्त आपके
राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत आते हैं, किंतु महालेखाकार संभाग इसमें नहीं आता है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ग्राम सरपंच की सोपानिक इकाई के क्रम में किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो जन, विष और ग्राम ये शब्द हमें ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं, किंतु राज्य शब्द नहीं प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक और प्रश्न है, इनमें कौन, जो नीचे कथन दिए गए हैं 4, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में माल गुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है, सही। उच्च न्यायालय राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है, ऐसा नहीं है। जो राजस्व न्यायालय होते हैं इनका शीर्ष अदालत होती है राजस्व परिषद, राजस्व परिषद। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। राजस्व परिषद, राजस्व, ये देखिए जो मैंने आपको बताया, राजस्व परिषद जो है वो राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, समावेशन का अर्थ क्या होता है? आरक्षित वर्ग की सुविधा, जातीय विषमता, नकदी संचरण या अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। तो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच ही समावेशन का सही मायने में अर्थ होता है। तो दोस्तों अब स्थानीय प्रशासन के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपको ये वीडियो कंटिन्यू रूप से प्राप्त हो पाएंगे।